जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं और इससे पहले मैंने 11 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे। और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें, ठीक है। और मैंने सारा जो है जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशोलॉजी के, ठीक है, और पेंटिंग के ये सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है। पेंटिंग का भी सिलेबस बस 2 चैप्टर बचेंगे इस चैप्टर के बाद, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश करवा दूंगा आप लोग को और ज्योग्राफी भी जो है जल्दी जल्दी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे इस चैप्टर का नाम है भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता, यानी कि लगभग 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ऐसे कौन कौन से जो हैं लोग आए, जो कलाकार आए, उन्होंने कौन से चित्र बनाए हैं, वो सारी चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। कौन कौन सी पिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में समकालीन कला आंदोलन के विषय में जो है संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारत के अंदर जो है किस तरीके की कला विकसित हुई, कैसा आंदोलन हुआ, उसके लिए वो सारी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। जरा ध्यान से आप लोग सबसे पहला आंसर देखिए अपना। आधुनिक चित्रकला का आरंभ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 20वीं शताब्दी के लगभग आसपास ही जो है पहले उसके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र वगैरह दर्शाए जाते थे, चित्र वगैरह बनाए गए थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है किसका, जो बनाने वाले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं है, ये दूसरे हैं ये, ठीक है ना। इनका नाम अवनींद्रनाथ था, तो ये चीज़ हमें याद रखना। लेकिन किताबों में अवनींद्रनाथ लिखा हुआ है, वैसे है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में एक बंगाली चित्रकारों की टोली ने मुगल, देखिए बंगाली चित्रकारों की बहुत बड़ी टोली थी। उन्होंने क्या करा, मुगल चित्रकला को, राजपूत और अजंता आदि की चित्रकला का अध्ययन करके एक नवीन परंपरागत भारतीय शैली को जन्म दिया। उन्होंने मुगल शैली को, राजपूत को और अजंता की जो चित्रकला थी उनको सब मिलाकर एक नई शैली का जो है जन्म दिया, नई शैली को, और जागृति उत्पन्न की। इस प्रकार चित्रकला के क्षेत्रों में एक नवीन क्रांति हुई जिसे नाट्य कला आंदोलन कहा जाता है। कहा गया चित्रकला की यह क्रांति बंगाल से आरंभ होकर भारत के कोने कोने में फैल गई। याद रखिएगा ये जो है यहाँ पर भारत के कोने कोने में जो है वास कला हो गई, वास चित्रकला हो गई, या बोल सकते हैं टम्पेरा तकनीक हो गई। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये जो पिक्चर्स आप लोग को दिख रहे होंगे वो सारे इन्हीं कलाओं पर बनाए गए हैं। आगे चलकर मुंबई, चेन्नई और दिल्ली उससे प्रमुख केंद्र बन गए उसके, यानी कि हर तरफ जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के जो चित्र वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इसमें आप लोग को चित्र जो बताने वाला हूँ मैं, आप लोग देख ही रहोगे किस प्रकार से जो है इसमें चित्र वगैरह बनाए गए हैं और वो पूरे भारत में जो है प्रसिद्ध हुए, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है बंगाल स्कूल के पर एक निबंध लिखना है। तो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी है और कैसे कैसे इसका जो है आगे प्रचलन हुआ, कौन कौन से चित्र हुए, जरा आप लोग देखिए आंसर नंबर 2। कोलकाता के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार के सदस्य अवनींद्रनाथ जो है ठाकुर बोल सकते हैं, टैगोर बोल सकते हैं, ठाकुर, जिन्होंने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम देने हेतु बंगाल स्कूल की स्थापना की। तो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने करी, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने जो है की है। और उनके इस महत्वपूर्ण कार्यों में उनका सहयोग दिया नंदलाल बोस, शारदा उकील और आसित कुमार इत्यादि। इन्होंने जो है इनका साथ दिया था बंगाल स्कूल की जो है स्थापना करने के लिए। और इसके अतिरिक्त आधुनिक चित्रकला के अनेक स्कूल मुंबई, लाहौर, मद्रास इत्यादि में भी खोले गए। बहुत सारे स्कूल जो हैं इन्होंने खोले हैं, इनके जो है इनके नियंत्रण में खोले गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ जो है दिन बंगाल स्कूल के में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है कई जगह, रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ है, तो एक ही है ये।
ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ शिक्षक के तौर पे भी कार्य किया और भारतीय लघु चित्रकला सिखाने का प्रबंध किया, यानी कि जो भारतीय चित्रकला है, किस तरीके से जो है चित्र वगैरह बनाने हैं, वो सारी चीज़ें और लोगों तक फैलाया इन स्कूलों के माध्यम से। बंगाल स्कूल की शैली की विशेषताएं, उनकी विषय वस्तु जैसे ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक चित्र बनाते थे ये, ठीक है, साहित्यिक चित्र बनाते थे जो साहित्यों से रिलेटेड हो आदि में स्पष्ट होता है। बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रों के रंग योजना है, यानी चित्रों के रंग योजना, यानी कैसे कैसे रंगों का यूज किया जाता था इसमें, जिसे वास तकनीक नाम से जाना जाता है। अब ये वास तकनीक क्या होती है? वास तकनीक के अंदर जैसे एक टम्पेरा तकनीक मैंने आप लोगों को बताया था। टम्पेरा तकनीक के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर वाटर कलर हो गया और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। आगे बात समझ, जैसे अंडा हो गया, अलग अलग चीज़ें, उसका अंडे का वाइट जो हो गया यॉक निकाल के, तो ऐसी बहुत सारी तकनीक का जो है यूज़ किया जाता था वास तकनीक में भी, धार्मिक चित्रों का और जो है इसमें साहित्यिक चित्र में भी इसका निर्माण किया गया था। तो बंगाल स्कूल की स्थापना जो है इन्होंने इस तरीके से जो है यहाँ पे की। तो किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं। बंगाल स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी। आंसर आप लोग के सामने है, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आ जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर पर एक लेख लिखिए। आखिर ये कौन थे, क्या है इनका वजूद, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जरा आप लोग आंसर अपने स्क्रीन पर। भारतीय चित्रकला का आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में अवनींद्रनाथ टैगोर का योगदान अद्वितीय है। कला की नवीन शाखा मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट्स अथवा बंगाल स्कूल के संस्थापक कहे जाने वाले अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है, देखिए अवनींद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त जो है सन 1871 में, 1871 में हुआ था। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी ही चित्र विधि का आविष्कार किया और जिसे वास तकनीक के नाम से जो है जाना गया। इनके चित्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए। कन्फ्यूशियस का चित्र वगैरह भी इन्होंने बनवाया, ठीक है, बनाया। उन्होंने अपनी मूर्ति मौलिकता से देशज एवं प्राचीन चित्रकला की आंतरिक एवं भावपूर्ण शैली को अपने विस्तृत जो है कैनवास पर उभारा और इनकी शैली में चीनी तथा जापानी लिपिकार तथा चित्रकार का प्रभाव परिलक्षित है। यानी कि चीन से, जापान से जो भी चित्र वहाँ बनाए जाते हैं चीन में, जापान में, वैसा ही इन्होंने क्या करा, सबका सम्मिश्रण करके अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने जो है इन चित्रों का जो है निर्माण किया था। और वैसे हम आने वाले टॉपिक्स में और ज़्यादा जो है, आने वाले क्वेश्चन में और ज़्यादा चित्र वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये चलिए आंसर में जाइए। तो ये कई जगह पे आपको रविंद्रनाथ टैगोर या बोल सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर भी दे देंगे, ठीक है, कंफ्यूजन मत आइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ही आपको ज़्यादातर लिखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका चित्र की विशेषताओं को बताइए। अब ये राधिका चित्र कैसा है, तो आप लोग पहले तो चित्र अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। देखिए राधिका चित्र के बारे में आपको क्या बताना है, तो राधिका चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है। चित्र का माध्यम वास तकनीक है, ये भी वास तकनीक पे बनाई गई है और बंगाल शैली में बने इस चित्र में अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र रीति की हर विशेषता स्पष्ट होती है। चित्र में प्रकाश की कोमलता एवं जो है रहस्यमय वातावरण की रचना है। एक ऐसा वातावरण दिखाया गया है जो रहस्यमय लग रहा हो काफी ज्यादा, ठीक है। और चित्र में राधा को एक बंगालन के रूप में दर्शाया गया है। राधा को किस रूप में दर्शाया गया? बंगालन के तौर पर दर्शाया गया। राधा की देहाकृति के चित्रण में चित्रकार ने जो है स्वाभाविकता और सजीवता, यानी कि राधा को किस रूप में दर्शा रखा है? राधा की देहाकृति के चित्रण में चित्रकार ने क्या सा दर्शाया? स्वाभाविक तौर पर दिखाया है और सजीवता का परिचय दिया, यानी कि ऐसा हो कि रियल लग रहा है, इस तरीके का चित्र जो है इन्होंने बनाया है। तो किसने बनवाया है? बनाया है ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसको बनाया है, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। इस प्रकार से जो है ये चित्र जान लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंदलाल बोस के विषय में 5 वाक्य लिखिए। अब ये नंदलाल बोस जी क्या बताते हैं, क्या है, देखिए जरा इनका आंसर किस तरीके से है। आधुनिक चित्रकला में नंदलाल बोस का स्थान अग्रणी है। ये अत्यंत प्रभावशाली चित्रकार थे। इनकी कला में पौराणिक कथाओं की विषय वस्तु के माध्यम से इनकी भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। यानी कि ये चीज़ हमें याद रखना है कि पौराणिक कथाओं में
जो है नंदलाल बोस जी ने बहुत सारी चित्र वगैरह बनाए हैं। इन्होंने बंगाल चित्रकला को एक नवीन दिशा भी दी है। बोस जो है चीनी तथा जापानी कला परंपराओं को आत्मसात करते हुए, देखो इन्होंने भी चीनी और जो जापानी चित्रकला है उनको मिलाकर एक नई शैली को जो है बढ़ावा दिया है और एक नवीन शैली के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, वैसे ही नंदलाल बोस जी ने भी चीनी और जापानी चित्रकला से भी काफ़ी ज़्यादा जो है चित्र वगैरह बनाए हैं। तो इनके बारे में हमें याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य का वर्णन करें। देखिए इस चित्र तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो नंदलाल बोस एक जो है प्रतिभाशाली चित्रकार थे। गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य उनका विख्यात चित्र है। ये किसने बनाया? नंदलाल बोस, जिनके बारे में अभी हमने जाना था, ठीक है, 5वें क्वेश्चन में। तो नंदलाल बोस जी ने जो है ये चित्र बनाया है। इस चित्र को बनाने में वाश और टम्पेरा तकनीक का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो ये चित्र बनाया गया है इसमें वाश तकनीक, टम्पेरा तकनीक यानी कि वाटर कलर वगैरह, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। शोक में डूबे हुए चैतन्य देव का स्तंभ पर टेक लगाए हुए दर्शाया गया है। शरीर का कुछ भाग वस्त्र से ढका हुआ है और तथा अंगों को की भंगिमा में शोक भाव प्रकट हो रहा है, यानी ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि शोक में बैठे हुए हैं श्री चैतन्य जी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। गरुड़ स्तंभ कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है। विदिशा से लगभग 2000 साल पुराना जो है स्तंभ है, ये बनाया हुआ है, उसी का चित्र बनाया हुआ था। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, स्तंभ के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठे जो है दर्शाया गया। भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठे जो है दर्शाया गया है। चित्र आप लोग को दिख ही रहा होगा किस प्रकार से है। और उसके नीचे जो है शोक में कौन डूबे हुए हैं? श्री चैतन्य जी जो हैं डूबे हुए हैं। ये हमें यहाँ पे बता देना है, ठीक है। चलिए आंसर नंबर जाइए यहाँ से। तो इस प्रकार से चित्र के साथ आप लोग को समझना है। उसके बाद आ जाएगा, ये छठा हो गया। अब उसके बाद आता है जामिनी राय पर जो है निबंध लिखें। ये जामिनी राय कौन थे? तो इनके बारे में देखो जरा। जामिनी राय एक ऐसे चित्रकार का नाम है जिन्होंने बंगाल की ग्रामीण कलाओं से प्रेरणा लेकर उनको आधुनिक रूप देने का प्रयत्न किया है। बंगाल की चित्रकला को इन्होंने नया रूप देकर जो है बनाया। किसने? जामिनी राय ने। तो इन्होंने क्या करा, जामिनी राय का जन्म जो है 1882 ईस्वी में बंगाल के बांकुड़ा जिले में हुआ था और इस जिले में संथाल होगा यहाँ पे, ठीक है। संथाल लोगों की बस्तियाँ थी जहाँ पर जो है पटचित्र भी काफ़ी प्रचलित है। पटचित्र यानी कि जो जमीनी स्तर पर, प्लेन सतह पर बनाए जाते थे। दोनों बातों का काफ़ी प्रभाव जामिनी राय की भविष्य की कला पर पड़ा। उन्होंने अपनी चित्रकारी में ईसा में जीवन की चित्रित किया है और इसके अतिरिक्त उनके चित्रों में पौराणिक विषयों एवं जानवरों के चित्र भी अंकित है। तो ये जामिनी राय जो हैं, इन्होंने जानवरों के चित्र, बहुत सारे चित्र वगैरह जो है यहाँ पे दर्शाया है इन्होंने। तो जामिनी राय बंगाल क्रूसीफिक्सन चित्र का वर्णन। तो क्रूसीफिक्सन चित्र क्या है? तो जामिनी राय ने ये चित्र बनाया है, जरा ध्यान सुनिएगा। जामिनी राय बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त एक ऐसे चित्रकार हैं जिनकी चित्रकारी में उनके स्कूल का प्रभाव नगण्य है, यानी कि वो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन्होंने अपने चित्रों के लिए हर विषय वस्तु का प्रयोग किया है और क्रूसीफिक्सन जो है चित्र तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, उनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा धार्मिक चित्र है जिसके लिए उन्होंने पारंपरिक टम्पेरा तकनीक यानी वाटर कलर जिसमें यूज़ करते हैं चित्र की शैली काली घाट में के पट चित्र तथा बांकुरी के मिट्टी के खिलौनों द्वारा प्रभावित है। और जामिनी राय ने अपने चित्रों के रेखांकन बहुत ही सरल, सहज और संयम के साथ किया है। क्रूसीफिक्सन चित्र में ईसा मसीह को दर्शाया गया जो है, ईसा मसीह जो है बीच में दर्शाए गए हैं एवं पश्चिम रीति के बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीयता का स्वरूप प्रदान किया गया है इसमें। इस चित्र में बाइजेंटाइन ये साम्राज्य हुआ करता था एक टाइम पे, बाइजेंटाइन शिल्प रीति का प्रभाव स्पष्ट है। चीन में चित्र में 3 मुख्य देहाकृति है। चित्र के मध्य में ईसा मसीह की आकृति है, बीच में कौन दिख रहे हैं आपको? ईसा मसीह हैं, और दोनों ओर 2 आकृतियों को गहरे रंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठभूमि में ईसा मसीह को श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अनुयायियों की कलाकृतियाँ या आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। पीछे देख रहे होंगे आप लोग या नीचे जो है उनके
ईसा मसीह की इबादत या पूजा करने वाले जो हैं लोग हो गए वहाँ, उनके अनुयायी हैं। निसंदेह यह चित्र करुण रस और एक गहरी व्यथा का एक उत्तम उदाहरण है, यानी कि एक प्रेम को दर्शा रहा है, लोगों की श्रद्धा भक्ति को दर्शा रहा है। बीच में कौन है? ये ईसा मसीह हैं, ठीक है, ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह हैं। चलिए आंसर नंबर जाइए यहाँ से, ये चीज़ हमें याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रावण की जटायु, रावण और जटायु चित्र का वर्णन करें। रावण और जटायु का भी आप लोग चित्र देखिए जरा किस तरीके से दर्शा रखा है। तो रावण और जटायु चित्र राजा रवि वर्मा की जो है कलाकृति है। उन्होंने तैल रंगों यानी जो तेल का, वाटर कलर का, इन सारे रंगों का प्रयोग कर नवशास्त्रीय शैली में चित्र बनाए हैं। उन्होंने जो है उन्होंने दृश्य चित्र और व्यक्ति चित्र दोनों, यानी बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर नज़र आ रहा है, इसमें चित्र जो है वातावरण भी दर्शाया गया और व्यक्ति चित्र भी दर्शाया गया है। दोनों प्रकार की रचना की जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा है, पसंद किया है। रावण और जटायु रामायण की कथा का एक अंश है। तैल रंग द्वारा बनाए गए इस चित्र में जटायु को रावण के हाथ से माता सीता को बचाने के प्रयास को दर्शाया गया है और चित्र के संयोजन में पश्चिमी प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है और जिसमें गतिशीलता को प्रमुखता दी गई है। रवि वर्मा ने बनाया है चित्र। रवि वर्मा के इस प्रकार के अन्य लोकप्रिय चित्र हैं जैसे हरिश्चंद्र हो गए, भीष्म की प्रतिज्ञा हो गई, हंस जो है, दमयंती इत्यादि, ये सब जो है इन्होंने रचनाएं की थी। और रावण और जटायु का भी चित्र इन्होंने ही जो है बनाया है, रवि वर्मा जी ने। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ हमें याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अमृता शेरगिल के विषय में संक्षिप्त लेख लिखिए। अमृता शेरगिल कौन है और इनके बारे में देखिए जरा। आधुनिक चित्रकारों में अमृता शेरगिल का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने आधुनिक चित्रकारी को एक नया आयाम दिया है। नए को भी और नया बनाकर अमृता शेरगिल ने प्रस्तुत किया है। परंपरागत भारतीय चित्र शैलियों, भित्ति चित्र जो दीवारों पर, छतों पर, अंदरूनी कमरों में बनाए जाते थे, भित्ति चित्रों तथा पश्चिम की आधुनिक कला प्रवृत्तियों के समीकरण से अमृता ने चित्रकला को एक नया मोड़ दिया। वे एक अनुभवी चित्रकार थी। वे क्या थी? एक अनुभवी चित्रकार थी और इसीलिए उन्होंने अनुभव किया कि प्राचीन कांगड़ा व बसौली शैलियों का आधुनिकरण किया जा सकता है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक नया रूप दिया और जो पुरानी शैलियां थी उनको नए रूप में प्रस्तुत किया। जैसे लाइन क्या बोल रखी है, देखिए, चित्रकला को एक नया मोड़ दिया। वे एक अनुभवी चित्रकार थी, बहुत इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, अनुभवी चित्रकार थी, इसीलिए उन्होंने अनुभव किया कि प्राचीन कांगड़ा व बसौली शैलियों का आधुनिकरण किया जा सकता है, यानी पुरानी जो शैलियाँ उनका कुछ नया करके नई चीज़ लेकर आना इन्होंने किया। और भारतीय साधारण जनजीवन से संबंधित उनके चित्रों में पहाड़ी स्त्रियों और भारतीय माँ कहानी कथन, बाल वधू बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्रभावपूर्ण रही हैं। इन्होंने स्त्रियों के चित्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है बनवाए हैं या बनाए हैं बोल सकते हैं। तो ये अमृता शेरगिल जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध इसी वजह से हुई हैं। ठीक है, चलिए आंसर नंबर जाइए यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय चित्रकला के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारतीय चित्रकला का विकास कैसे हुआ देखिए जरा। भारतीय चित्रकला का विकास भारतीय सभ्यता के साथ साथ हुआ और तब से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। आज भी नए नए प्रकार के पुरानी चीज़ों को लेकर नए चीज़ लेकर आ जा रही हैं। पुरानी शैली है उसको नया कर दे रहे हैं। तो सल्तनत काल में उसकी गति थोड़ी धीमी हुई जिस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी, किंतु मुगल काल में क्या हुआ, जब मुगल काल उसके बाद आया तो काफ़ी तीव्र हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकला विश्वविख्यात हो गई और ब्रिटिश काल पुनः इसकी गति धीमी हो गई। ब्रिटिश काल जब आया, मुगलों के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे ना। अंग्रेजों के काल में फिर से धीमी पड़ गई, लेकिन क्या हुआ बाद में, किंतु 19वीं शताब्दी में इसे राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कुशल चित्रकारों ने गति प्रदान की। उसके पश्चात इस अद्भुत कला को शिखर तक पहुंचाने का दायित्व संभाला रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जामिनी राय इत्यादि ने। ये सारे चित्र जो हैं इन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेरणा दी, इसीलिए इनको प्रणेता बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और कौशलता से भारतीय चित्रकला का एक नया आयाम दिया है। तो इन चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला को एक नया स्वरूप जो है प्रदान किया है।
आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। चित्र के साथ हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग तक पहुंचती रहे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करवाने वाला हूं, थोड़े टाइम में स्टार्ट करवा दूंगा। जो बच्चे 12वीं पास होकर जाएंगे वो अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, असाइनमेंट क्लास का भी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है ना। अब बाकी वीडियोज़ को आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जैसे 13 चैप्टर करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोग के लिए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।